हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा ये बताओ, 3 क्लासेज हो चुकी हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अब तक। और मैंने इसमें काफ़ी टॉपिक कवर कर दिया है। और इसमें मैंने आप लोगों को कोहलराउस लॉ के अनुप्रयोग तक पढ़ा दिया है ना। और उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल भी मैंने एनसीईआरटी के करवाए थे आप लोगों से। और अगर आप लोगों ने रिवीजन वगैरह किया है, कुछ डाउट्स वगैरह हैं, तो साथ-साथ आप लोग थोड़ा मुझे बता दो। अदरवाइज़ मैं आगे से चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो फटाफट, ज़्यादा टाइम मत लेना बच्चों। 30 से 40 सेकंड लो। अगर आपके पास जो भी डाउट्स वगैरह है वो फटाफट मैसेज करो, अदरवाइज़ मैं आगे से स्टार्ट करा दूँगा। जल्दी बताओ। और थोड़ा फास्ट कर दो बेटा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा-सा पढ़ा भी लेता हूँ, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक करके आपके डाउट्स ले लूँगा, ठीक है? लास्ट में। अच्छा ध्यान देना बच्चों, फिलहाल हमने अभी तक जो किया है इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक तो हमने अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वगैरह कर लिया है। अब हमें पढ़ना है विद्युत रासायनिक परिवर्तन। विद्युत रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है बच्चों, यानी जिसमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल दो पढ़ना है। यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है? तो समझते हैं फिलहाल पहले इसको कि होता क्या है एग्जैक्टली। अगर आप यहां पे बात करोगे विद्युत रासायनिक परिवर्तन की, तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों वो परिवर्तन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा या विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल दो तरह का होता है बच्चों। एक तो होता है विद्युत रासायनिक सेल या इसको बोलते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल। और एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा ध्यान देना, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी यहां से बिजली बनती है। कह रहा है इन सेलों में स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। यानी कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, यानी इस तरह की जो भी डिवाइस होगी बच्चों जिसमें क्या होगी, ये अभिक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कह रहा है डेनियल सेल इसका एक प्रारंभिक उदाहरण है, ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डेनियल ने बनाया था। डेनियल सेल इसका उदाहरण है बच्चों। डेनियल सेल में होता क्या है, डेनियल सेल में एक अभिक्रिया होती है जिसमें दो हाफ सेल को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक हाफ सेल में आपका जिंक की प्लेट होती है और एक में किसकी होती है, कॉपर की। जिंक को बच्चों यहाँ पे कैथोड बनाते हैं और कॉपर को क्या बनाते हैं बच्चों, एनोड बनाते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने, जिंक आपका यहाँ पे क्या है, एनोड है, और कॉपर यहाँ पे क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले ये ओवरव्यू था, ठीक है, कि विद्युत रासायनिक सेल में आप बेसिक बातें क्या ध्यान रखोगे कि इसमें केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है बच्चों, तो विद्युत अपघटनीय सेल में ध्यान रखना कि इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जस्ट उल्टा है उसका बच्चों। यहाँ पे जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, यानी कहने का मतलब कोई आपकी एक अभिक्रिया जो होगी, ठीक है। कह रहा बिना आपके यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किए रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कहने का मतलब बाहरी सोर्स से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होने वाले रासायनिक परिवर्तन को विद्युत अपघटन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का अगर आप विद्युत अपघटन कर रहे हो, किसी तरह का कोई अभिक्रिया कर रहे हो और उसमें बाहर से आप क्या कर रहे हो, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, फिर विद्युत अपघटनीय सेल बोलेंगे। इस इसे करने के लिए प्रयुक्त सेलों को विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। अब ध्यान दें, उदाहरण में
जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन का मतलब हुआ बच्चों पिघला हुआ या एक्वस, ठीक है, पिघले हुए अगर आप क्या करते हो सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये क्या बनेगा, सोडियम मेटल बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी। इसे मैं आगे चल के डिटेल में बात करूंगा इस पे, लेकिन अभी हम शुरू कर लेते हैं अपना क्या, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल की अगर आप बात करोगे तो कह रहा है ये वो उपकरण है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये वो उपकरण है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। विद्युत रासायनिक सेल या इनको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे कार्य और सिद्धांत की बात की जाए तो ये कैसे काम करता है, तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे यहाँ पे दो हाफ सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, दो हाफ सेल लगा हुआ है। दो आधा सेल या अर्ध सेल या हाफ सेल, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों कि जब एक आधा सेल बनाते हैं तो मैं उसकी बात भी बता देता हूं आप। क्या होता है बच्चों, एक मेटल की प्लेट लेते हैं, मेटल की प्लेट को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड बोलने का सीधा सा मतलब है बच्चों कि ये क्या करता है, कंडक्शन करता है। कंडक्शन मतलब कि एक तरह से क्या करता है, बिजली को या चार्जेज को या आवेश को क्या होने देता है, पास होने देता है, यानी कंडक्टर है बच्चों। ठीक है, कंडक्टर है, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक धातु की प्लेट लेके उसे क्या करना है, लवड़ में, यानी धातु के ही लवड़ में आपको उसे क्या करना है, रखना है। अच्छा, यहाँ पे विद्युत अपघट्य की बात हो रही है। लवड़ का मतलब यही है बेसिकली कि आप एक धातु की राड को अगर विद्युत अपघट्य के अंदर क्या करोगे, अगर आप डुबा दोगे तो डुबाने के बाद ये आपका एक आधा सेल बन गया बच्चों। इसी तरह से दूसरा आधा सेल, उसमें भी एक आप धातु की राड लेके उसमें भी आप ऐसे ही एक विद्युत अपघट्य लेके उसमें डुबा दोगे तो वो दूसरा आपका आधा सेल हो गया। अब इन दोनों आधे सेल को अगर एक एक्सटर्नल सर्किट बना के यानी तारों से अगर क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, और बीच में बच्चों एक तरह की यू शेप की, कैसी बच्चों, यू शेप की एक क्या करना, ट्यूब ले लेना। यू आकार की एक ट्यूब ले लेना। इसे वैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये ऐसे करके दोनों हाफ सेल के बीच के लगा क्या करना है, लगा देना है। अब जाके ये पूरा आपका क्या हुआ, एक गैल्वेनिक सेल तैयार हो गया। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि दो हाफ सेल को अगर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन करके एक यू आकार की ट्यूब से, नली से अगर हम इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल बन जाएगा। अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें एग्जैक्टली होता ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन होना शुरू हो जाता है। एक आधे सेल में क्या होगा, ऑक्सीकरण होने लगेगा, एक आधे सेल में क्या होगा बच्चों, अपचयन होने लगेगा। और जैसे ही ऑक्सीकरण और अपचयन होगा वैसे ही बाहर वाली जो तार है यानी सर्किट है उसी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बहना, आवेश बहना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगी, आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब मैं थोड़ा समझाता हूं होता क्या है यहाँ पे। जैसे बच्चों अगर आपने सपोज किया कि यहाँ पे आपने दो मेटल ले लिए, दो धातु ले ली, एक जिंक और एक कॉपर। अब जिंक बच्चों जब लोगे ना तो जिंक आपका क्या करता है, एनोड का काम करता है। अब ये केमिकल रिएक्शन देखना, इस वाली रिएक्शन में होता क्या है, जो जिंक प्लेट है, जो क्या है बच्चों, जिंक प्लेट है, वो आपकी बहुत कम अभिक्रियाशील है या कह सकते हो बहुत कम रिएक्टिव है। अरे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। आप लोगों को मैं थोड़ी सी आइडिया देता हूं, 10th में आप लोगों ने एक अभिक्रिया, एक रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी। क्या याद किया होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम है ना, पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ऐसे करके आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी जिसमें आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी कि जो ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करता है बच्चों, विस्थापित कर देता है। तो आपको पता था उसमें कि कौन सा धातु ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा धातु कम रिएक्टिव है। इसी तरह से अगर यहाँ बात की जाए बच्चों कॉपर और जिंक में, तो कॉपर क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बच्चों जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसे हमेशा क्या बनाते हैं,
एनोड बनाते हैं और जो कम होता है उसे कैथोड। ये बातें और आसानी से क्लियर होंगी, मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जब कंफर्म करूंगा या और भी चीजें बताऊंगा तब आप ये चीजें आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि किसको कैथोड बनाना है और किसको एनोड बनाना है। अभी के लिए आप ये समझो कि जिंक को हमें क्या बनाना है बच्चों, जिंक को हम एनोड बनाएंगे और जो एनोड होता है बच्चों यहाँ पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में बच्चों ये क्या होता है, जो मेटल प्लेट होती है, जो धातु की आपकी क्या है प्लेट है, उसमें से जिंक एटम टूट के यानी आयन के फॉर्म में क्या होने लगते हैं, आपके विद्युत अपघट्य में मिक्स होने लगते हैं। इसका मतलब जिंक आपका टूट के जिंक 2+ आयन में बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे मेटल प्लेट पे ही क्या हो जाता है, रह जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया। अब ध्यान से सुनना, जो आपका बच्चों यहाँ पे कॉपर है, कॉपर बच्चों यहाँ पे जो सॉल्यूशन में है, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो क्या है आपका कॉपर है बच्चों, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा बच्चों, Cu2+ में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ले रखा है बच्चों वो विद्युत अपघट्य जिंक सल्फेट ले रखा है और मेटल की यानी धातु की प्लेट जिंक ले रखी है। यहाँ पे भी हमने कॉपर सल्फेट ले रखा है विद्युत अपघट्य और मेटल की प्लेट जो ले रखी है वो क्या ले रखी है, कॉपर। तो यहाँ पे बच्चों जो क्या होता है विद्युत अपघट्य यानी जो विलयन में आपका क्या है कॉपर 2+ है, ये क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके बच्चों ये न्यूट्रल हो जाता है, किसमें होने लगता है, Cu में कन्वर्ट होने लगता है, कॉपर में। ठीक है, ये कॉपर क्या होने लगता है, इसके ऊपर जमा होने लगता है, किस पे बच्चों, कैथोड पे। तो ये क्या है बच्चों, तो ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया, यानी क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल है आपका, इसमें 2 अभिक्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। आपके जिंक वाले पे आपका जो धातु है वो टूट टूट के विद्युत अपघट्य में मिलने लगती है और जितना जिंक यहाँ पे मिलता है उतना ही यहाँ से कॉपर 2+ आपका क्या होता है, कैथोड पे जमा हो जाता है। अब ये होता कैसे है, तो यहाँ से जो जिंक 2+ टूट के गया है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, यही 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक्सटर्नल सर्किट से कहाँ जाता है, कैथोड पे आ जाता है। कैथोड पे आते ही कॉपर वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसके ऊपर जमा हो जाता है। तो कॉपर का तो क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया और जिंक का ऑक्सीडेशन। ये अभिक्रिया आपकी चलती रहेगी बच्चों, तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ से जिंक से क्या होगा, आयन टूट के आपके विद्युत अपघट्य में मिलते रहेंगे और कॉपर उस पर जमा होता रहेगा। तो ये तो आपने देखा कि बस एक रासायनिक यानी रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से यानी रेडॉक्स अभिक्रिया होने की वजह से आपके क्या हो रही है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इतनी बात समझ आए। अब ध्यान देना, इसमें बच्चों एक बात की मैंने साल्ट ब्रिज की, जो यू आकार की एक नली हमने लगा रखी थी उल्टा करके दोनों आधे सेल को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, उसका क्या काम है, उसकी संरचना क्या होती है, बनता कैसे है या आपको बनाना कैसे है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसका काम भी आता है। तो पहले ध्यान से समझना इसे कि साल्ट ब्रिज की संरचना क्या होती है। तो यह एक उल्टी यू आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3 का सांद्र विलयन भरा होता है, यानी कंसंट्रेटेड विलयन भरते हो बच्चों। अच्छा, ये भरते टाइम आप कैसे ध्यान रखोगे कि क्या नहीं भरना है आपको, तो कह रहा है विद्युत अपघट्य के आयनों की गतिशीलता लगभग सेम होनी चाहिए, यानी केवल वही विद्युत अपघट्य बच्चों आप क्या करोगे, साल्ट ब्रिज में भरोगे जिनमें आयनों की गतिशीलता क्या होगी बच्चों, बराबर की होगी। यानी आयन छोटे बड़े नहीं होंगे, साइज में ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सेम होना चाहिए। और जब आयन बच्चों सेम होंगे तभी उनकी गतिशीलता क्या होगी, बराबर होगी, और तभी आप उसे क्या कर सकते हो, साल्ट ब्रिज में भर सकते हो। पहली कंडीशन, आयन रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते, यानी जो साल्ट ब्रिज में आपने बच्चों आपने क्या भरा है, विद्युत अपघट्य भरा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा है, वो अभिक्रिया नहीं करने चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात बच्चों, विलयन को अगर अगर जेली या जिलेटिन में सेमी सॉलिड बनाया जाता है ताकि विलयन में मिले नहीं। यहाँ पे बच्चों क्या है, आयन की गतिशीलता भी जरूरी है, यानी उनका मूव करते रहना भी जरूरी है, लेकिन बच्चों इसे सेमी सॉलिड कह रहे हैं। सेमी सॉलिड का मतलब है एग्जैक्टली कि विलयन को क्या करना है आपको,
इस तरह से मिक्स करना है कि भाई ये जाके आपके आधे सेल में ना मिलने लगे इसके आयंस। तो उसे रोकने के लिए आप इसे क्या करोगे, जेली की तरह या अगर अगर का क्या होगा, कोई भी पदार्थ होगा उसके साथ मिक्स करके क्या करेंगे, यू आकार की ट्यूब में या यू शेप की ट्यूब में हम क्या करेंगे, भर देंगे। इतनी बात समझ आई, संरचना समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर बच्चों संरचना समझ आ गई है, ठीक है, तो आप ध्यान देना साल्ट ब्रिज के काम क्या होते हैं बच्चों, ये सबसे जरूरी बात है, ठीक है। ध्यान देना साल्ट ब्रिज के काम क्या होते हैं। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखो ये बात, साल्ट ब्रिज का काम वाला, तो आप देखोगे कि हमने क्या किया है, ये कि यू आकार की क्या है, नली है, जिसे हमने उल्टा करके दोनों हाफ सेल के बीच में लगा दिया है, जिससे कि आपकी सर्किट पूरी हो जाए, ठीक है। तो पहला काम तो आपसे यही होता है बच्चों कि साल्ट ब्रिज का पहला काम होता है विद्युत परिपथ को पूरा करना, यानी साल्ट ब्रिज दोनों अर्ध सेलों के विलयन को जोड़कर परिपथ क्या करता है, पूरा करता है। आपको पता है जब तक विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा क्या होता है बच्चों, दोनों अर्ध सेलों के बीच विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखना। विद्युत उदासीन बनाने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल यानी एक्स्ट्रा विद्युत विभव जनरेट होता है ना, उसी को क्या करता है बच्चों, कम करता है, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी चलती रहे। अच्छा ऐसा होता कैसे है, मैं आपको ये बात समझाता हूं। देखो क्या होता है बच्चों कि जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, तो जिंक आपका बदलता है किसमें, जिंक 2+ आयन में। जिंक बदलता है किसमें बच्चों, जिंक 2+ आयन में। अब यहाँ पे आपका जो विद्युत अपघट्य है इसमें जिंक की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें जिंक आयन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जब बच्चों जिंक आयन बढ़ते जाएंगे तो यहां हो क्या रहा है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये विद्युत अपघट्य में क्या हो रहे हैं, आयन मिलते जा रहे हैं। और यही इलेक्ट्रॉन निकल के आपका बाहरी सर्किट से बाहरी तार के थ्रू कहां जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। लेकिन आप सोच के देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जिंक 2+ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे आपके आयन बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज आपके विद्युत अपघट्य में बढ़ेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा। जैसे जैसे यहाँ जिंक की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, जिंक की सांद्रता बढ़ेगी जिंक आयन की, वैसे वैसे ये अभिक्रिया क्या होने लगेगी, स्लो होने लगेगी। स्लो क्यों होगी बच्चों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा नहीं, और बाहर जाएगा नहीं तो यहाँ पे कॉपर इस पे क्या होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जिंक आयन आपका क्या हो रहा है, इकट्ठा होना शुरू हो गया प्लेट के आसपास, उसे हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा। कम से कम प्लेट से जब दूर रखेंगे उसे, तो आराम से जिंक 2+ आयन और क्या होंगे आपके विद्युत अपघट्य में मिलते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर से आपका दूसरे वाले प्लेट पे पहुंचता रहेगा। लेकिन ऐसा तभी संभव है बच्चों जब हम यहाँ पे बनने वाले जिंक आयन को बार बार वहां से क्या रहे, हटाते रहे। ये हटाने का काम कौन करता है बच्चों, साल्ट ब्रिज। साल्ट के ब्रिज के अंदर अगर हमने केसीएल भर रखा है बच्चों, तो जैसे ही यहाँ जिंक की मात्रा बढ़ती है, नेगेटिव वाला यानी क्लोरीन आयन, नेगेटिव वाला कौन बच्चों, क्लोरीन आयन तेजी से मूव करके आ जाता है किधर की तरफ, आपके जिंक हाफ सेल की तरफ। और जिंक 2+ को यहाँ पे एनायन यानी जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आयन है, वो उसे क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचता है तो प्लेट से जिंक आयन क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। इससे आपकी जो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, वो चलती रहती है। यही काम ये दूसरे वाले में भी करता है बच्चों। दूसरे वाले में कॉपर निकल के आपका क्या हो रहा है, इस पे जमा हो रहा है। कॉपर निकल के अगर उस पे जमा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके विद्युत अपघट्य में सल्फेट आयन्स बढ़ते रहेंगे। सल्फेट आयन का मतलब है बच्चों नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जब बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे अब वो क्या करेगा, कॉपर आयन को मूव करके प्लेट के ऊपर जाने ही नहीं देगा पॉजिटिव चार्ज को। उसको कम करने के लिए इधर जो आपका पोटेशियम आयन है, वो पोटेशियम आयन मूव करके जाता है और वो सल्फेट आयन को अपनी तरफ खींचता है ताकि प्लेट से वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, और जो जमा होने का प्रोसेस है आपका वो चलता रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लेट से आयनों को दूर रख के यानी विलयन को क्या करता है, उदासीन बनाए रखता है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को।
जल्दी बताओ बच्चों, क्या यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? कोई परेशानी? अंशु, हर्षित, प्रिया, अर्चना, किसी को कोई परेशानी बच्चों? जल्दी बताओ। नहीं? ठीक है, अच्छा ध्यान देना। एक तो और बच्चों अब बात करनी है हम लोगों को, क्या कि ये जो बच्चों एक्सटर्नल सर्किट है, ये जो बच्चों क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा के देखा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें, हम लोग क्या बात करेंगे कि बाहर से हम एक बैटरी लगा दें, यहाँ तो क्या हो रहा है, अपने आप विद्युत धारा क्या हो रही है, चल रही है। हर्षित, कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, अब क्या करना है बच्चों आपको, बाहर सर्किट से क्या करना है, बाहर सर्किट में एक बैटरी लगा देनी है। एक बैटरी लगानी है बच्चों, कम से कम क्या, कितने वोल्ट की लगाएंगे वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो हमने क्या किया है, जिंक और कॉपर की प्लेट यानी धातु की प्लेट यूज करके जो हमने सेल बनाया है, इस सेल का जो क्या है वोल्टेज है बच्चों, वो 1.1 वोल्ट है। कितना है बच्चों, 1.1 वोल्ट। ये जो बैटरी बनाई हमने, ये क्या है, 1.1 वोल्ट है। ठीक है, 1.1 वोल्ट है बच्चों। अगर हम कोई भी बैटरी बाहर से लगाएंगे, कोई भी बैटरी हम क्या करेंगे, इस सर्किट में बाहर से लगाएंगे, तो क्या होगा, कैसे इसकी रासायनिक अभिक्रिया पे फर्क पड़ेगा, कैसे सेल की रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होगी। तो ध्यान देना, बाह्य विरोधी विभव, जब बाह्य विरोधी विभव आप लगाओगे और वो क्या हो बच्चों, 1.10 वोल्ट से क्या हो, कम हो। कितना बच्चों, 1.1, यानी जो सेल का जो आपने बनाया अभी गैल्वेनिक सेल, उससे क्या हो कम अगर आप वोल्टेज लगाओगे बैटरी का बाहर से, तो होगा क्या, तो इससे जिंक इलेक्ट्रॉन, जिंक छड़ से जो कॉपर छड़ की ओर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे। ठीक है, धारा कॉपर से जिंक की ओर बहती है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको समझ आ गई बात कि इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के बच्चों कहाँ जा रहा है, कॉपर पे जा रहा है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों, जो आप क्या करते हो, सुविधा के लिए अपने करंट लेते हो, उसकी दिशा लेते हो करंट की, धारा की, वो क्या लेते हो, कॉपर से जिंक की तरफ लेते हो। इतनी बात समझ आ रही है। यहाँ पे जो करंट लोगे यानी विद्युत धारा लोगे, वो किधर की तरफ बच्चों, कॉपर से जिंक की तरफ। एनोड पर जिंक घुलता है, कैथोड पर कॉपर जमा होता है। जो बातें मैंने आपको बताई, सेल अभिक्रिया जारी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कब तक, जब तक आप सेल के पोटेंशियल से कम लगाओगे बैटरी का। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों 1.1 वोल्ट ही लगा दो, यानी जितना आपके सेल का यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, जितना विभव है, उसी के बराबर वोल्टेज की अगर एक बैटरी लगा दो आप सर्किट में, तो क्या होगा बच्चों, तब यहाँ पे अभिक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। क्या होगा बच्चों, जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्लेट पे हो रहा था, वो दोनों क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ना तो कोई आयन विद्युत अपघट्य में जाएगा और ना ही उसमें से निकल के कोई जमा होगा, कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, तीसरी बात ध्यान दें, अगर आपने जो सेल है 1.1 वोल्ट का है, आपका जो गैल्वेनिक सेल बनाया आपने, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा देते हो एक्सटर्नल सर्किट में, तब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगेगी। अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगेगी मतलब बच्चों, जिंक आपका टूट के विद्युत अपघट्य में मिल रहा था और कॉपर आपका जमा हो रहा था, उल्टा होगा। कॉपर टूट के अब विद्युत अपघट्य में मिलेगा और जिंक क्या होगा, जमा होगा। यानी आपके एनोड वाले सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड वाले में क्या हो रहा था, रिडक्शन। अब उल्टा हो जाएगा, जिंक वाले का रिडक्शन होगा और कॉपर वाले का ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ये सेल जो है वो विद्युत रासायनिक सेल ना होके क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत अपघटनीय सेल हो जाएगा, जहां पे आपकी विद्युत ऊर्जा यूज होके एक अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, अब कॉपर छड़ से जिंक की तरफ आएगा। क्या होगा बच्चों, कॉपर से किसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, जिंक की तरफ। धारा उल्टी बहेगी, किधर, जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी बच्चों जब आप क्या करोगे, बैटरी का वोल्टेज ज्यादा रखोगे जो आपने विद्युत रासायनिक सेल बनाया है उसके कंपेयर में। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बच्चों यहां पे आप लोगों को बात करनी है क्या, यहां पे बात करनी है आपको विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। यानी बच्चों आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, एक सेल लिखना होगा, विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल को अगर आपको अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट करना होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो आप इसे लिखोगे कैसे, इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं आपसे। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में आप क्या करते हो, गैल्वेनिक सेल में बाईं ओर एनोड होता है और दाईं ओर कैथोड, यानी ये लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखोगे, दाईं ओर क्या बच्चों, कैथोड, और बाईं ओर आपके एनोड। एनोड को धातु पहले और फिर विद्युत अपघट्य लिखकर दर्शाया जाता है। अच्छा, एनोड में क्या करते हैं बच्चों, एनोड में हमेशा पहले धातु लिखा जाता है, जैसे यहां लिखा हुआ है कि एनोड वाले में क्या होता है बच्चों, एनोड वाले में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब पहले आप क्या लिखोगे, जिंक। जिंक बदलता किस में है बच्चों, 2+ में बदलता है, तो जिंक 2+ में, तो पहले क्या लिखोगे बच्चों, जिंक लिखोगे। जिंक के बाद एक पाई बनाओगे, और पाई खींचने के बाद बच्चों वहां पे क्या बनाओगे, जिंक 2+, यानी कि एक्वस सोल्यूशन, यानी पानी में, यानी जलीय विलयन बना रहे हो तो उसमें बदलेगा। ठीक है, या कंसंट्रेशन यानी सांद्रता भी अगर आपकी दी गई होगी तो आप उसी आयन के बगल में क्या लिखोगे, उसकी सांद्रता भी लिखोगे। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो कैथोड पे क्या लिखते हैं, तो कह रहा है कैथोड विद्युत अपघट्य यानी धरायन पहले फिर धातु लिखकर दर्शाया जाता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों ऐसे कि पहले कॉपर 2+ लिखा जाएगा, और कॉपर 2+ का क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे। ठीक है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन भी मेंशन है बच्चों यानी सांद्रता, तो वो भी लिखोगे। धातु और धनायन को सेमीकॉलन या ऊर्ध्वाधर से अलग किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि एक पाई बना के अलग कर देना। साल्ट ब्रिज को समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखा यानी डबल पाई से क्या करना, आपको दर्शाना है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको डेनियल सेल को क्या करना हो, लिखना हो, तो आपको डेनियल सेल की रिएक्शन क्या होगी, ऐसे ही होगी, जिंक सॉलिड और यहाँ पे कॉपर 2+, ये लिखा होगा एक्वस, और यहाँ पे रिएक्शन लिखी होगी, और ये बदलेगा आपका बच्चों किसमें, जिंक 2+ में, यहाँ पे लिखा होगा एक्वस, और यहाँ लिखा होगा बच्चों कॉपर 2+, और यहाँ लिखा होगा बच्चों कॉपर 2+, कह रहा हूँ, यहाँ कॉपर आपका क्या होगा बच्चों, डिपॉजिट होगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म। अब ऐसे तो आपकी रिएक्शन लिखी होगी। अगर बच्चों ऐसे रिएक्शन लिखी होगी, तो ऐसे रिएक्शन लिखने का मतलब हो गया क्या, कि आपको कहा जाएगा कि आप भाई विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण करो। निरूपण करने के लिए आप समझ जाना पहले कि जिंक का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। तुरंत क्या लिखोगे, जिंक लिखोगे। ठीक है, और जिंक को एक पाई खींचोगे और यहां लिखोगे जिंक 2+। ठीक है, यहां डबल पाई तो किसके लिए बनाओगे, साल्ट ब्रिज के लिए। साल्ट ब्रिज जब हो जाए बच्चों, अब यहाँ पे आप लिखोगे कैथोड को। कैथोड को बच्चों लिखते हैं कैसे, जिंक 2+, और फिर एक पाई खींचते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉपर। यहाँ लिख लेना बच्चों एक्वस। अगर किसी की सांद्रता दी हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना, सांद्रता लिख देना कि 1 मोल है या 2 मोल है। जैसे 1 मोल है या 1 मोल है, ऐसे अगर है तो यहाँ पे सांद्रता लिखना। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों। तो ऐसे क्या करते हैं हम सेल का निरूपण करते हैं। और एक ट्रिक और यूज कर सकते हो आप बच्चों। वैसे देखो बैटरी ऐसी ही होती है, बैटरी ऐसी ही होती है ना, बैटरी ऐसी ही होती है। इस बैटरी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जगह बैटरी पे क्या होता है बच्चों, माइनस साइन लगा होता है। एक जगह क्या होता है, माइनस साइन लगा होता है, और एक जगह बच्चों बैटरी पे क्या लगा होता है, प्लस साइन लगा होता है एक एंड पे। ठीक है, तो अब यहां आप समझ जाओगे कि बैटरी में जो प्लस साइन है वो बच्चों किसका है, कैथोड का है, और जो माइनस साइन है बच्चों वो किसका है, एनोड का है। किसका है बच्चों, एनोड का। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। ये जो आपका एनोड होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, बनते हैं।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल के किधर जाते हैं बच्चों, एनोड से कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरह जाते हैं। इसका साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव साइन होता है। अब कैथोड की बारी, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, खर्च होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स केटायन माइग्रेट करते हैं, एज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो याद रख सकते हो कैसे, LOAN, ये सार्ट्रिक क्या है, LOAN। कैसे याद रखोगे, L का मतलब बच्चों यहाँ पे लेफ्ट है, O का मतलब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। A का मतलब बच्चों एनोड है, और N का मतलब बच्चों नेगेटिव है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, आप एक याद रखना, दूसरा वाला याद रहेगा। जब आप सेल बनाने जाओगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि लेफ्ट वाला जो सेल बनाना है, मुझे लेफ्ट वाला अर्ध सेल बनाना है, वो क्या रहेगा बच्चों, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेफ्ट वाले पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, और उसे हम बोलते क्या है बच्चों, एनोड बोलते हैं। और उसका साइन क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव साइन रहेगा। तो उल्टा वाला आपको याद हो जाएगा कि राइट वाला जो होगा वहां पे रिडक्शन होगा, यानी अपचयन होगा, और वो जो होगा वो कैथोड होगा, और उसका साइन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो ये बात ध्यान रखोगे। लोन, इतनी बात क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब अगर बच्चों आप लोगों को सेल नोटेशन आता है तो मैं आपको एक करके बताता हूं और आप मुझे अगला करके बताओगे। जैसे देखो, यहाँ पे कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सेल की बात कर रहा है, तो आप दिमाग में बैठा लेना कि कॉपर और सिल्वर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि कॉपर, और यहाँ पे प्लस में लगाना क्या, सिल्वर। ठीक है, जो आपका रिएक्टिव होता है वो आयन के फॉर्म में होगा, सिल्वर। और यहाँ पे बनाना क्या बच्चों, कॉपर 2+ में जाएगा, और बच्चों यहाँ पे सिल्वर आपका क्या होगा, डिपोजिट हो। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि भाई कितना कॉपर निकल रहा है, यानी कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो सिल्वर को कितना बड़ा होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ये तो हो गई बैलेंसिंग, किसके बेसिस पे बच्चों, रेडॉक्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे जो बात करनी है वो हमें करना है विद्युत सेल का निरूपण। विद्युत सेल का निरूपण करना है तो आप यहाँ देख रहे हो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और सिल्वर का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। तो सेल कैसे लिखोगे बच्चों, तो लिखोगे ऑक्सीकरण में तो लिखते हैं कॉपर, और यहाँ पाई खींच देना, और इसके बाद यहाँ लिख देना कॉपर 2+। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में यहाँ लिख देना एक्वस। डबल पाई लगाना बच्चों किसके लिए, साल्ट ब्रिज के लिए। इसके बाद आप लिखना किसका, अपचयन वाला। अपचयन वाले में क्या लिखोगे बच्चों कि Ag+1 है, ठीक है, एक्वस है, और एक पाई खींचना, और ये बदलेगा किसमें, सिल्वर में। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आपके विद्युत रासायनिक सेल का क्या है बच्चों, निरूपण है। विद्युत रासायनिक सेल का अगर निरूपण आपको समझ आ गया हो तो आप एक मुझे करके बताओ फटाफट, निकिल सिल्वर नाइट्रेट सेल का निरूपण। मैं फटाफट आंसर लिखूंगा, आप मिला लेना, लेकिन आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से लिखो, जल्दी करो बच्चों। क्वेश्चन करते रहो। और एक बहुत जरूरी बात बच्चों, क्वेश्चन करते करते सुनो, आप लोग ना थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्लास में रिस्पांस आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ बस आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों की यही फीस है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, और मुझे रिस्पांस चाहिए, मुझे आप लोगों के अच्छे मार्क्स चाहिए, आपकी चीज़ें सही हों वो चाहिए। और अगर ये चीज़ें आप लोग सही करोगे तो मुझे लगेगा कि ठीक है मेरी फीस मिल गई है। लेकिन अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हो, चीज़ें नहीं करते हो, तो मेरे इस मेहनत का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर मैं सुबह सुबह उठ के और आप लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप लोग उसके बदले में मुझे एक तो रिजल्ट चाहिए ढंग का, और दूसरा बच्चों की जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आपको आना चाहिए। तो जैसे भी हो बच्चों, आप लोगों के पास काफ़ी काम होता होगा, गाँव में रहते हो आप लोग, तो
फिर भी उन चीज़ों से निकल के थोड़ा अपना टाइमिंग वगैरह जैसे भी होता है, रात में दिन में थोड़ा कम सो, कम आराम करो, सारी चीज़ें चलेंगी बच्चों। ये आपके करियर बनाने का टाइम है बिल्कुल। तो आप थोड़ा-सा मेहनत करके जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ, वो थोड़ा-सा करते रहो और साथ-साथ बच्चों एक काम और करोगे कि ये ना एक आंदोलन की तरह बनाओ बच्चों कि मैंने अगर शुरू किया है, अब आप लोगों तक पहुँचा है और आप लोगों को अगर इसका लाभ मिल रहा है, तो वो बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ, जिनको मतलब अभी तक नहीं पता है कि हाँ, ऐसी कोई क्लास होती है सुबह-सुबह, जिसकी कोई फीस नहीं है और मतलब लाइक मैं चीज़ें अच्छे से कराता हूँ, तो या तो उनको लिंक वगैरह आप शेयर कर दो, उन्हें भी चीज़ें बताओ कि हाँ, ऐसी क्लास होती है, वो भी जुड़े, वो भी चीज़ें करें, उनको भी इस मौके का फ़ायदा हो, है ना? जैसे आपको हो रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग करोगे, ठीक है? इतना एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों से। बाकी ये बताओ, आप लोगों का सेल का निरूपण हो गया बच्चों? अर्चना, प्रिया, हो गया बेटा? निकिल, निकिल 2+, ठीक है? और फिर आपने यहाँ पे सिल्वर और सिल्वर 2+, अच्छा सिल्वर प्लस और ये, हाँ ये ठीक है बच्चों। अच्छा ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, निकिल और सिल्वर है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखोगे निकिल और यहाँ लिखोगे सिंगल लाइन, ठीक है? निकिल किसमें? 2+ में बच्चों, यहाँ पे एक्वस और डबल लाइन लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे क्या? सिल्वर प्लस से किस में बदल रहा है बच्चों? सिल्वर में बदल रहा है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ऐसे करेंगे बच्चों क्या? सेल नोटेशन। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लास खत्म करते करते और बता देता हूं, जिंक और HCl सेल कैसे लिखेंगे बच्चों। जिंक और HCl सेल की अगर आप बात करोगे, जिंक और HCl सेल की अगर बात करो आप यहां पे, तो ध्यान देना क्या है कि बच्चों एक तो आपका मेटल है यानी धातु है और एक आपका द्रव है। तब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जहां पे बच्चों आपका क्या हो, इलेक्ट्रोड किसमें बनने लगे, द्रव या गैस में बनने लगे, वहां पे आप यूज करना क्या बच्चों, प्लैटिनम। सपोर्ट के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, प्लैटिनम। ये बहुत ही अक्रिय धातु है जो कि आपके रासायनिक अभिक्रिया में टेक पार्ट नहीं करती, इसलिए वहां पे आपको एक सॉलिड प्लेट का होना बहुत जरूरी है, कंडक्टर प्लेट का। तो उसके तौर पे हम क्या लेते हैं बच्चों, प्लैटिनम लेते हैं। प्लैटिनम लेते हैं। अब इसका लिखेंगे कैसे बच्चों सेल नोटेशन, तो लिखेंगे जिंक, बदलेगा बच्चों जिंक 2+ में एक्वस, ये तो हो गया बच्चों आपका एनोड। डबल लाइन लगाएंगे साल्ट ब्रिज के लिए और यहाँ पे बच्चों जो HCl है ना, इसमें बच्चों बनता क्या है, H+ बनता है। H+ आयन बच्चों आपका कन्वर्ट होता है किसमें, बदलता है H2 गैस में। तो हमें ये बात लिखनी है रिडक्शन में यानी अपचयन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि H+ बच्चों किसमें है, एक्वस में है, और ये बदलेगा किसमें बच्चों, H2 में बदलेगा, लेकिन बच्चों किसमें, गैस में बदलेगा। ये किसमें बदलेगा, गैस में। और यहां साथ में ऐसे कॉमा लगाना और यहां लिखना बच्चों प्लैटिनम। क्या लगाना, कॉमा लगाना और बगल में लिख देना क्या बच्चों, प्लैटिनम लिख देना, ठीक है? बस ये हो जाएगा आपका क्या, पूरा विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, ठीक है? तो जब भी द्रव की बात होगी उसके जस्ट बगल में आपके इलेक्ट्रोलाइट के क्या लिख देना है, प्लैटिनम लिख देना है। ये बात आपकी पूरी हो जाएगी। तो क्या सबको सब कुछ अच्छे से समझ आया जितना मैंने आज कराया? कोई किसी को किसी तरह की परेशानी, कंफ्यूजन नहीं ना बच्चों? ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहो और बाकी लोगों को भी ये सारी बातें बताओ। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? और तब तक आप लोगों के जो भी चीजें मैंने करा रखी हैं आराम से अच्छे से वो सारी चीजें आप पूरी कर लो और फिर नए क्लास में नया कंसेप्ट और बहुत जरूरी कंसेप्ट अब शुरू होने वाला है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो कोई क्लास वगैरह नहीं मिस करेगा और कल क्लास फिर होगी, ठीक है बच्चों? चलो फिर बाय बाय।